नाजरीन, ये है रेड लाइन। आज मरियम नवाज का एक इंटरव्यू चला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि साबिक DGISI और साबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सियासी निज़ाम के अंदर ऐसी गड़बड़ मचाई है, इसकी पादाश में कम से कम ये तो उनके साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान है, उन्होंने आज मॉल रोड लाहौर के ऊपर खूब हंगामा बर्पा किया। पुलिस वाले ढेर से ज़ख्मी हुए। PTI का कहना यह है कि उनका एक कारकुन भी इसके अंदर मारा गया। इमरान खान का मुतालबा ये है कि GHQ, बल्कि GHQ भी क्या, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो उनके साथ बराह रास्त बात करें। ये मुतालबा उनका कई मरतबा रद्द हो चुका है। एक तरफ हमारी बिजनेस कम्युनिटी है जो इसाक डार साहब के साथ मिलकर मिलती है आर्मी चीफ के साथ। हर तरफ खामोशी छा जाती है लेकिन ख़बरें ज़रूर चलती हैं। लगता है कि आर्मी और आर्मी का चीफ जो है और आर्मी के अहदेदारान जो हैं सियासत के अंदर मुकम्मल तौर पर बैठ चुके हैं और इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में हम ये तीनों मौजू उठाएंगे। पहला हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की तरफ से जो मुतालबा आया है, ये सियासी मुतालबा है, हकीकी मुतालबा है। इसके पैनलिस्ट जो हैं उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हमारे पास स्टूडियोज़ में, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर सीनियर सियासतदान ने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। स्काइप पर अम्मार मसूद सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और चीफ एडिटर वी न्यूज़, जिन्होंने ये इंटरव्यू किया, तीनों का शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम ज़ुबैर मोतीवाला चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप से बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि बिजनेसमैन जो है वो GHQ से क्या ढूंढते हैं, उनसे मुलाकातें क्यों करते हैं, वो क्या चाहते हैं। और फिर आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है। पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च से जो विजुअल्स बने कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन आपको ट्रेंड्स में बताएंगे कुछ अच्छी बातें भी हुई पाकिस्तान में। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो अमार मसूद से पूछता हूँ कि अमार, आपको साउंड सुनवाते हैं, आपको तो याद होगी अभी तक। आपके सवाल के जवाब में मरियम नवाज़ ने क्या कहा, और फिर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूँगा। गो अहेड, प्ले करें जी साउंड। अमार, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपका तमाम मैंने इंटरव्यू सुना, आपको क्या लगता है ये उनका हकीकी मुतालबा है या सियासी मुतालबा है? ये पॉपुलर लाइन है जनरल फैज़ हमीद का नाम इस्तेमाल करके, या वो वाक़तन नून लीग के अंदर कोई संजीदा सोच को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये होना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं एनालाइज कर सका हूँ इस इंटरव्यू के दरमियान, उनकी शख्सियत को, उनके लबे लहजे को, बॉडी लैंग्वेज को और उनके को, उससे मुझे अंदाजा होता है कि एक खास किस्म का गुस्सा उनके अंदर मौजूद है। और हाइब्रिड निजाम के नाम पर ना सिर्फ उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, उनके खानदान के साथ जो कुछ हुआ, उनके वालिद के साथ जो कुछ हुआ, और जिस तरह उनकी वालदा का जिन हालात में इंतकाल हुआ, वो ये बातें कभी भी भूल नहीं पाएंगी। और फिर उसके साथ जिस तरह एक इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की गई, और यही कैफियत जो अल्फाज मरियम नवाज कह रही हैं जनरल फैज के बारे में, एक जमाने में कहा जाता था कि जनरल फैज इस तरह के इरादे रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को वो इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। हमने हमेशा देखा कि जो दायम रहती हैं वो सियासी जमातें रहती हैं और सियासी कुव्वतें रहती हैं। तो वो जो एक खास किस्म का गुस्सा आपने गुस्सा जो है डॉक्यूमेंट भी किया, ऑब्जर्व भी किया। अगर मैं आबिद साहब से पूछ पाऊँ, आबिद साहब वो कहते हैं गुस्सा जो है ना वो बहुत अच्छा लाएमल बनाने की बुनियाद नहीं होती। तो वाक़तन आपकी पार्टी के अंदर ये पॉलिसी है या मरियम नवाज साहिबा के जो बिलखुसूस तजर्बात हुए उसका एक आपको अक्स नज़र आता है? देखें तलत साहब, जो फैज़ हमीद की वजह से इस ख़ानदान ने बर्दाश्त किया, जो तज़लील और हद तक अमेज़ रवैया मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ रखा गया, फिर जो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ हद तक अमेज़ सलूक किया गया, उनकी वालदा की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, फिर वालदा की तदफीन के लिए उस फैमिली ने बहुत सी सेक्रीफाइस की हैं, बेटियों की तज़लील की गई। तो ये जिनके इशारे पर हुआ, तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह के हाथ उन्होंने हिसाब देना ही देना है। जो 22 करोड़ आवाम के साथ उन्होंने किया, एक हाइब्रिड सिस्टम को लाकर एक नया उन्होंने तजर्बा किया, और तजर्बे की बुनियाद जो पाकिस्तान की तबाही, मुआशी तबाही के साथ रखी, सिर्फ़ अपने ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान का जो आज मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। देखें तलत साहब, आप भी ये सब जनरल फैज़ हमीद ने किया, बिल्कुल उसी की वजह से हुआ। और वही देखें, उसी ने अपने हेड क्वार्टर में वो जब DGIS से थे
सारे पीटीआई की टिकटें उन्होंने तकसीम करवाई, हमारे लोगों को किडनैप उन्होंने करवाया, हमारे लोगों को जो हरवाया बशमूल मेरे, वो ये कौन होते हैं कि डायरेक्शन आप किस तरह हरवा दी? देखिए जी, सारा सिस्टम आप हैक किया गया। ये सबसे बड़ा हैकर था, इसने वो साकिब निसार को अपने साथ मिलाया, इसने जस्टिस खोसा को अपने साथ मैनेज किया, इसने जो पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ हुआ, तो ये तलस्सुब क्या था? अकेला बंदा घूम रहा है और किसी को इधर मिला रहा है। मेरी बात सुने, किसी महज़ब सोसाइटी में ऐसे होता है कि आप जजेस को प्रेशराइज करें कि नवाज शरीफ को सज़ा दे दें। जो जस्टिस सदीकी साहब का आप बयान रख लें, जस्टिस सदीकी साहब के घर पे तलस्सुब आप तो नहीं गए थे, जब मैं नहीं गया था, उनका स्टेटमेंट है रिकॉर्ड के ऊपर कि जी जनरल हमीद आए और उन्होंने कहा जी कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देते हैं तो हम आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि तलस्सुब साहब, ये मैंने तो नहीं कहा, ठीक, ये रिकॉर्ड का एक ऑनरेबल जज कह रहे हैं हाई कोर्ट के, तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। लेट मी ब्रिंग अनदर पर्सपेक्टिव। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी जो पुरानी जमात थी उसका भी इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। अब आप ज़्यादा डिटैच अंदाज से इन मामलात को देख सकते हैं। कामरान खान के ज़रिए जनरल फैज़ हमीद का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा जी कि नंबर एक, क्या किसी का ख्याल है कि एक जर्नैल जो है, और वो हर वक्त ही लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे, मेरे जनरल थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बने, वो सब ये काम कर सकता है? अदालतों ने ये काम किए और आर्मी चीफ तमाम पॉलिसीज़ बनाता है। तो मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि ये जो सिंगुलर फोकस है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, जो गुस्से का इजहार है, हकीकत का इजहार है, क्या है? गो अहेड। शुक्रिया तलत भाई। आई थिंक कि हम में आप और अम्मार भाई एक्सपीरियंस्ड इनफ, और आपने इतना ज़्यादा वो उतार चढ़ाव देखे कि उसमें उसकी बुनियाद पे ये मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी इज वन मैन आर्मी। आर्मी चीफ चाहे उसकी जो भी सोच हो, गैर आईनी तरीके से वो आया हो या अपनी पोजीशन में जिस तरीके से भी मौजूद हो, अगर वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो फैसला सिर्फ उसी का होता है और किसी का सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं है कि वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कुछ इस तरह की चीजें करे। तो ऑब्वियसली ये गुस्से का इजहार लगता है। और आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, एक बड़े अब मैं ये बात कह सकता हूँ, हालांकि डिटैचमेंट का भी आपने जिक्र किया, लेकिन एक मौक़िफ़ उनका तारीखी तौर पे हमेशा दुरुस्त रहा है कि शख्सियात आती जाती रहती हैं। हमें अपनी जो सियासत है और जो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें शख्सियात की बजाय उनकी इन्फ्लुएंस को, जो ओवरसाइज्ड इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको मिनिमाइज करने की और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक महदूद करने की कोशिश करनी चाहिए। और यही सियासी जमातों की तगोदो होनी चाहिए कि ताकि पाकिस्तान एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग मुल्क बन सके, ना कि एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे फंक्शन करता रहे। बहुत ज़्यादा मिसालें हमारे सामने मौजूद है, हमारी तारीख भरी पड़ी है कि वो कैरेक्टर्स मुख्तलिफ औकात में चेंज हो जाते हैं। एक ऑन रिकॉर्ड असगर खान साहब की रिपोर्ट भी मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला भी किया। उसकी जानिब ज़ाहिरी बात है सिलेक्टिवली हम सियासतदान क्यों जाए। उसके अंदर जिन किरदारों का जिक्र था वो किरदार, एक उसमें साबका आर्मी चीफ है उस वक्त के, गालिबन जनरल दुरानी साहब, आई एम नॉट श्योर उनके पास क्या होता था। तो इस तरह की बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, हम सियासतदान। लेकिन बॉटम लाइन आपने बताया कि ये एक निज़ाम के जरिए पॉलिसी आती है। शख्सियात के गिर्द आप घुमा लें, जो बेशक घुमाएं, लेकिन निज़ाम के जरिए पॉलिसी आती है। लेट मी गो टू अमार। इस तमाम इंटरव्यू में जो मुझे बतौर सहाफ़ी और बतौर व्यूअर जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ नज़र आई वो ये था कि जो सिस्टम का तज्ज़िया है जिसके ज़रिए पॉलिसी बनाई गई, मुकम्मल तौर पर मरीम नवाज़ ने उसको अवॉइड कर दिया। जनरल फैज़ का नाम तो लिया, ज़ाहिर है उनके पास मुकदमा है, अभी आबिद शेर अली साहब ने उस मुकदमे के अंदर FIR के अंदर मज़ीद शिकों का इजाफा किया है, लेकिन जनरल बाजवा का तस्करा नहीं है। और मुझे गुजरावाला का वाक़या जिसके ऊपर मरीम नवाज़ ने कमेंट किया, उसके अंदर उन्होंने जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और फैज़ हमीद दोनों का नाम लिया था। So does she actually believe कि जनरल फैज़ हमीद was the main guy and जनरल बाजवा was playing the second fiddle? क्या था?
अच्छा, एक तो शुरू में मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया गुस्सा, उसका शायद मुझे यूं लगता है कि मुख्तलिफ मानी में लिया गया इस प्रोग्राम में। दो कैफियत मुझे इस इंटरव्यू में नजर आई। एक कैफियत तो एंगर की थी कि वो बहुत पुरजोश हो जाती थी बात मामला पर, और एक कैफियत ज़ब्त की थी। और वो ज़ब्त की कैफियत से आपको ये पता चलता है, हालांकि ये 1 घंटा 10 मिनट का इंटरव्यू था, उसके बावजूद मुझे यूं लगता था कि बहुत सी बातें जो उन्हें कहनी चाहिए थी वो अभी वो रोक रही हैं। जैसे वो जेल में उनके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह वीडियोस बनाई गई, वो वाले वाकयात अभी नहीं बता रही। तो उनके पास कहने को बहुत कुछ है। ये सवाल कि जनरल बाजवा ज्यादा कसूरवार है कि जनरल फैज ज्यादा कसूरवार है, तो मरीम नवाज ने इसका बड़ी तफसील से जवाब दिया कि बड़ा प्राउड मोमेंट था उनके लिए कि जब नवाज शरीफ ने गुजरावाला में तकरीर की और कहा कि जनरल बाजवा साहब जो आप फितना लाए हैं उसको संभाले, वो उस मोमेंट पे बहुत फख्र करती थी। और मैंने ये सवाल पूछा भी कि ये कैसे हो गया कि जनरल फैज का नाम सामने आने लगा और जनरल बाजवा का नाम मादूम होने लगा। तो उन्होंने कहा मादूम किसी का नाम नहीं होगा, इसका मतलब है। और दूसरी बात ये है कि हम सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मुझे जो फीलिंग मिली कि अगर कभी हालात साजगार हुए और उन्हें मौका मिला तो वो यकीनन उन किरदारों को कैसरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगी जिन्होंने इस कदर अजियत में उनके खानदान को और उनकी पार्टी को रखा है। तो ये सिर्फ अब इधर ये मुझे आबिद साहब के पास लेके जाना, ये जो आपने नुक्ता रेज किया कि अगर मौका मिला तो वो इन किरदारों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएगी। अब साहब, आपकी पार्टी का बयानिया और अमाल में जरा फर्क भी नजर आता है इस मामले पर। जनरल मुशर्रफ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया था, जनरल मुशर्रफ के साथ फिर आखिर में क्या हुआ आपकी पार्टी के दौर में, जनरल राहील शरीफ के बारे में उनके दौर से तमाम मामलात का आगाज़ हुआ, जनरल राहील शरीफ को किस तरीके से एक खुली छूट दी गई, बाहर का रसा दिया गया, जनरल बाजवा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, फिर उनकी एक्सटेंशन पर आपकी जमात ने साइन भी किया। तो ये तो मुझे सियासी भड़क लगती है कि नहीं? तलत साहब, इसमें सियासी भड़क की कोई बात नहीं। देखें, उस दौर में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको श्रिंक किया गया, उनको स्पेस नहीं दी गई। अदालतों में उनकी तजलील करना, केसेस झूठे बनाना, फिर उनके ज़रिए एक उनको विक्टिमाइज़ करना और उनको प्रेशराइज़ करना। आपको याद होगा, मैं आपको माशाल्लाह आप बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, आपकी कदर भी बहुत है। जनरल वो जो थे DG ISPR, उन्होंने कहा था जी कि हमें 6 महीने दे दें, जो 1 पेज के ऊपर होते थे। आपको याद होगा वो, तो आप भी 6 महीने की खामोशी रखी, हमने भी 6 महीने की खामोशी रखी। फिर कहा कि इस साल के लिए टाइम दिया जाए, वो साल दिया गया। वो सारा सिस्टम तल्ला साहब इतनी ज़बरदस्त जो बाउंडिंग थी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी और वो जो प्लेयर्स थे हैकर्स, आसिफ गफूर के दौर की बात कर रहे हैं। जी, उन्हीं की बात कर। और हैकर्स और अदलिया ने तो कतन इनको नहीं छेड़ा, वरना हमारे दौर में तो क्या साकिब निसार 1 सेकंड में उल्टा कर दिया करता था। उनका हालांकि काम कोई नहीं होता था। मैं एग्जेक्टिव हूँ, मेरी पावर्स है कि मैंने किसको किस प्लेस पर रखना है काम करने के लिए, इनका कोई काम नहीं होता था। आज उन्हीं की वजह से कारके का जो डैमेजेस पाकिस्तान को अरबों डॉलर का पड़ा वो भी हमें देना पड़ रहा है। जो रेड को उसका इशू था उस पर भी रेकोडेक का। अब मैं वैसे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ इस पराए में, क्योंकि कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तल्ला साहब, आज जो लेकिन जब भी आप ताकत में हैं, आपने किसी का एहतसाब नहीं किया ना, लेकिन आप वो एहतसाब की बात कर रहे हैं। अदालतों को ये चीज़ें, एक हम पे बड़ा प्रेशर था। मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको पे भी किया। उन्होंने एक रेफरेंस बनाया जिसको अदालत में लेकर जाया गया और उसके ऊपर धरना दिया गया हमारे ख़िलाफ़। जब हमारी हुकूमत आई, आपको याद होगा, इस्लामाबाद पर धरना दिया गया। फिर उसके बाद तौहीन रसालत के हमारे ऊपर अंडे पड़वाए गए जो इन्हीं के लोग, वो सब पता है। लेकिन जब आप ताकत में आते हैं तो आप जो कहते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं आप वो नहीं करते। और अभी आपकी हुकूमत भी मौजूद है, अभी आपकी हुकूमत भी मौजूद है। मैं अब ये बोतल पड़ी है, मैं इसको ढक्कन को खोलूँगा तो पीऊँगा ना जी। अब अदालत उज़्मा है, हुकूमत का काम है केस ले जाना, अदालतों का काम है फैसला करना। जहाँ उनका एक अपना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो कोर्ट मार्शल करते हैं, जो भी उनकी जो मिस मैनेजमेंट करे, जो भी उनके डोमेन से बाहर जाए, ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन एक प्रोसीजर अदालतों का है। हमारे सियासतदान किसी को गोली नहीं मार सकते,
वज़ीर आज़म का मतलब ये नहीं है कि आपको भी गोली मार दो। अदालतें हैं, अदालतों का निज़ाम पाकिस्तान में, और आपको वो पता कि वो निज़ाम कैसा है। अभी भी ऑनरेबल 4 जजेस की जो इख्तलाफी नोट आया है, तो ये सिस्टम आपके सामने मजबूरियां हैं। लेकिन ज़रा अगर मैं नहीं, मजबूरियां नहीं है तो क्या है? ये अब मुझे बताएं, अब अदालत उज़्मा जो फैसला करती है, जो अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो फैसला आया था, वो आपने और मैंने तो नहीं दिलाया था, जो भी जिसका आपको पता है क्या फैसला है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करना, अब ये मैं आपको, ये अदालतों का काम होता है, हमारा काम है ये एक हाईलाइट करना। मुस्तफा साहब, वैसे सितम ज़रीफ़ी ये भी है, अब मेरे ख्याल में जनरल फैज़ हमीद के लिए और जनरल फैज़ हमीद जैसे जितने भी किरदार माजी में रहे हैं या मुस्तकबिल में आने की उनकी तैयारी है, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी होना चाहिए कि बेसिकली व्हेन यू आर आउट ऑफ पावर तो आपके साथ होता क्या, मतलब आपको डिफेंड करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की हैं तो खमियाजा ही भुगतना पड़ेगा। बैक टू दिस, तमाम जमातें वाया जनरल फैज़ हमीद जाया करती थीं। मुझे मुस्लिम लीग नून और अगर आबिद शेख साहब उसको कंट्रडिक्ट करेंगे, मैं नाम भी ले दूंगा, के बारे में पता है कि इनकी कौन सी खिड़की थी जिसके ज़रिए जनरल फैज़ हमीद के साथ कनेक्शन था। सो पॉलिटिशियंस क्यों इंटरेक्ट करते हैं, फिर ना किया करें कि नहीं? आप ठीक कह रहे हैं, आइडियली ऐसे ही होना चाहिए कि सियासतदानों को बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की जो हमारी सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है तारीखी तौर पे, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन रही है, ये इनडायरेक्टली हाइब्रिड निज़ाम का जो तजर्बा था, तो उनकी इस रोल को मिनिमाइज करने के लिए सियासतदानों को अपनी सोच भी तब्दील करनी होगी और अपना रवैया भी तब्दील करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें तलत भाई ऐसे होता है कि जुडिशरी को जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, तो सियासतदानों के पास ऑप्शन बहुत कम रह जाता है। आप मुझे बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब, जिनके ऊपर हिरविन डाली गई और तरह तरह की विक्टिमाइजेशन जब हो रही थी, कहीं से इंसान को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं होती, और अदलिया ने हमेशा एक बड़ा एक ऐसा हमारी तारीख में कोई अच्छा रोल नहीं प्ले किया, तो फिर सियासतदान के पास फिर क्या रास्ता रह जाता है, जिसको ये भी पता हो कि यार मेरे ऊपर अब ये केसेस भी बनते जा रहे हैं जिनसे मेरा बचना भी मुहाल है, मुझे अदालतें जिनको इंसाफ देना चाहिए, जिनकी बुनियाद पे मैं खड़ा हो सकता हूं कि अगर वो मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करें, वो मेरा साथ नहीं दे रही, तो फिर वो एक रास्ता निकलता है। लेकिन सिर्फ एक जुमले के साथ, अगर आपका वोटर इस वक्त आपको देख रहा है, जो कि देख रहा होगा, सिर्फ आपका वोटर ही नहीं देख रहा होगा, और लोग भी देख रहे होंगे, बतौर सियासतदान जिनके सामने बड़ा कैरियर है, अब शेर साहब जो है जवां साल है, आप जवां साल है, वो ये कह रहा होगा जी कि ये इन्ने मजबूर है ना, तो फिर असी ना कुल की लैन जाते हैं, मतलब है कि उन्होंने फिर अगर आप अदालतों ने आपका रास्ता रोका हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ है, ISI, फौज, मीडिया भी उनके साथ मिल जाता है, तो फिर आप की क्या सियासी वक़्त और वज़न क्या है खोखर साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। देखिए ना, आप इसी मामले में तो पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर फिर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस क्लैरिटी के साथ वो अपनी सियासत करें। आज इमरान खान साहब का अगर आप मौक़िफ़ देखें तो उस मौक़िफ़ के अंदर फ़कत इतनी गुजारिश है कि मुझे दोबारा मेरे साथ राब्ते इस्तवार कर लिए जाए। मुस्लिम लीग नून की जानिब आप देखिए तो एक बहुत बड़ा बयानिया था वोट को इज्जत दो का, और आज जो हुकूमत के अंदर जो इस वक्त जो समा बरपा है उससे कौन वाकिफ नहीं। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत शानदार तारीख रही एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन माजी में और अभी हाल में जो हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिस तरह बाप के साथ जो हमारी एक रिलेशनशिप रही, बलूचिस्तान के अंदर जो हमने एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने में, वहां पर तहरीक अदम एतमाद लाने में जो अपना हिस्सा डाला, तो ऑल ऑफ दीज पार्टीज दे लॉस्ट ऑन देयर पॉलिटिकल कैपिटल, और उसकी फिर अल्टीमेटली जो हमारा जो इलेक्ट्रेट है उसके अंदर भी जाहिर बात है एक मायूसी पैदा होती है कि जिन लीडर्स को हम मुंतखब करते हैं और जिनसे तवक्को करते हैं कि वो एलिफेंट इन द रूम को कॉल आउट करेंगे, फिर वो नहीं करते, और शायद यही वजह है कि हमारे एलिफेंट इन द रूम के पांव के नीचे आए हुए हैं साहब, मतलब तुसी ते पैर थले आए, इसका मतलब है। देखिए तंदर साहब, बात पांव के नीचे आने वाली नहीं है, ये आपको भी पता है। जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान के सिस्टम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर नवाज शरीफ साहब की बेनज़ीर की शहादत और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की जलावतनी तक,
ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और जो ये काम करते हैं वो फिर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वोटरों को आप इस वक्त क्या बताएं? मेरा एक आपसे भी सवाल है, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान के अजीम शहरी हैं, मुझे बताएं कि सिवाय पाकिस्तान के इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं 200 के करीब होंगे, सिवाय पाकिस्तान के ये जो उखाड़ पछाड़, ये जो मैनिपुलेशन होती रहती है थ्रू कोर्ट्स, आपको सज़ाएं दिए जाती हैं, कभी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कभी हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को उड़ा दिया, कभी आप कामा पे निकाल देते हैं, कभी यूसर रज़ा गिलानी, 22 करोड़ आवाम के आप वोट लेकर आते हैं, एक जुम्बिश जो कलम की जुम्बिश है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये जब आप भी टैक्स पेयर्स हैं, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से ही ये सिस्टम चलता है, सबकी तनख्वाहें जाती हैं, तो आइन मौजूद है, ज़मीर मौजूद है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने स्टैंड लिया, अल्लाह ताला ने काम किया, उन्होंने फिर बाद में क्या किया, जुडिशरी का अशर क्या किया, वो एक अलग इशू है, लेकिन कौम ने फर्म स्टैंड लिया तो लोगों को सरेंडर करना पड़ा तलत साहब उसके लिए। तो ये कौम, मेरा एक अपना प्रपोज़ल है, आई कुड बी रॉन्ग, उसमें आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुल्क का जो हाल किया हुआ है, वो उसमें जो भी अनासर शामिल है बिठा दें उनको सामने, उनको जी ये मुल्क का आपने खड्डा खोल दिया है, ये आगे जनाजगा है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वाली। अगर आपने मुल्क को सही पैटर्न पे ना चलाया, तल्ला साहब मैं अवाम को फेस करता हूँ डेली बेसिस पे, मैं उनके अंदर बैठता हूँ, जो उनके हालात हैं, जो गुस्सा है, चाहे हम जो मर्जी बातें करें, उनको भूख, अब मेरा इमरान खान के कहने पे कितने लोग बाहर निकल आते हैं, आप भी इसको स्टडी कर रहे हैं, मैं आवाज़ दूँ कितने लोग निकल आएंगे। बात ये है कि लोगों को भूख नज़र आ रही है, ये चीज़ों तो आप कौमी डायलॉग की बात बिल्कुल करने चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स को बशमूल जुडिशरी तमाम लोगों को एक टेबल पे बैठाया जाए, मुल्क के हल निकालना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिले, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिले, वरना यही बैठेंगे बात करेंगे, कोई किसी को गाली देगा, कोई किसी को गाली देगा। आपने सवाल उठाया था कि सारों को बिठाना है किसने इकट्ठा, इसके ऊपर एक और प्रोग्राम हमारे साथ होगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बिज़नेस कम्युनिटी का काम है पाकिस्तान के अंदर कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री के तौर पे काम करना, अपना बिज़नेस चलाएं। फ़ौज का काम है दिफा के मामलात को देखें, दहशतगर्दी के मामलात को देखें। लेकिन एक नई हवा चल निकली है, नई तो खैर नहीं है, लेकिन ये बार बार हवा आ रही है जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी फ़ौज के सरबराह से मिलती ज़रूर है। अब भी कुछ खबरें आई कि मौजूदा आर्मी चीफ के साथ बिज़नेस कम्युनिटी के एक ग्रुप की मीटिंग हुई, उसके ऊपर दोनों अतराफ से खामोशी छाई रही, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी चैटर है, डिनाइल नहीं आए। तो मेरा मफरूज़ा ये है कि इस किस्म की कोई मीटिंग हुई होगी। इतलात के मुताबिक इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे इस मीटिंग में। हमारे पास सीनियर बिजनेसमैन है ज़ुबैर मोतीवाला साहब, इनका तजर्बा भी बहुत है, इंसाइट भी बहुत है ऐसे मामलात में, तो इनको हमने दावत दी है कि ज़रा इनसे हम पूछें कि मामलात ऐसे क्यों हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हज़ूर, ये पहली मरतबा नहीं होगा कि बिज़नेस के नुमाइंदगान जो हैं वो इनफरादी या इज्तमाई सूरत में आर्मी चीफ से मिले हों, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा इस स्पेसिफिक मीटिंग के हवाले से नहीं, क्योंकि हमारे पास मालूमात कच्ची पक्की हैं, वैसे जानना चाहूँगा कि इन मुलाकातों में क्या बातें होती हैं, मतलब वो क्या डिस्कस करते हैं फ़ौज के साथ। देखें, इससे पहले जो GHQ में बाजवा साहब ने जो मीटिंग रखी थी उसमें मैं शामिल था। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मीटिंग चलती रही और उसमें वजीर खजाना भी थे और FBI के चेयरमैन भी थे और काफी हमने फैसले किए, एक पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। यहाँ कराची में जब बाजवा साहब थे उनके जाने से 20 दिन पहले फिर हमने मीटिंग की थी कोई 4-5 घंटे और उसके अंदर भी काफी हमने बातें की, मैं भी उसमें शामिल था, पिछली में भी, इसमें भी। इस मीटिंग में मैं नहीं था, तो इसके अंदर जो ना एक फायदा जरूर होता है कि एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है और उस इदारे के सरबराह के साथ जब बैठकर वजीर खजाना से बात होती है तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, कुछ ट्रस्ट डेफिसिट कम होता है, ये तो जरूर होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल डेफिनेट है कि इसमें कुछ भी जो है ना कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे हमको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आए, बल्कि उसमें कई ऐसे मामला थे जिसमें मैं भी था और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने उसको तस्लीम नहीं किया, नहीं हुआ। तो ये
मुलाकातें जो हैं ये सिंबॉलिक होती हैं। एक तरह से ये होता है कि जी बिजनेस कम्युनिटी को ये हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमको बुला के हमारे से बात की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दैट्स इट। मैं यही जानना चाहूंगा, आप देखिए आप एक सीनियर बिजनेसमैन हैं और आपने इस दश्त में बहुत सफर किया और आपने काम भी किया है, आपका एक नाम है। आप जैसे बहुत सारे दूसरे दोस्त जो हैं वो अपने शोबे के अंदर माहिर मुतसव्वर होते हैं, फौज के जो सरबराह हैं वो अपने शोबे के अंदर माहिर मुतसव्वर होते हैं। मैं अभी भी बिल्कुल परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास मालूमात नहीं है जवाब की सूरत में कि वो क्या चीज़ है जो आप आर्मी चीफ से तवक्को करते हैं कि वो आपको डिलीवर कर पाएगा, जो हुकूमत वक्त या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं डिलीवर कर पाता। आर्मी चीफ के पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, वो क्या काम करवा सकता है, लिजिटमेट काम? जी तलत, टू बी वेरी फ्रैंक, ये होता है कि जब हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही एक्ट एज अ मीडिएटर, जब वो मीडिएशन होती है और जब कोई आप देखें कोई भी अपना किसी के साथ आप काम करते हैं तो आप एक थर्ड पार्टी को रखते हैं, तो थर्ड पार्टी अगर स्ट्रांग होती है तो फिर ट्रांजैक्शन बड़ा आसान हो जाता है। इस वक्त चूंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा लो हुआ है और जिस तरह से हम IMF के साथ हमने डील की है, उस IMF की डील के नतीजे में जितने इकदाम हमारे पास हुए हैं, इसके बाद जो हमारे ट्रेड अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट की जो पोजीशन है, फिर इसके बाद जो सारे कंटेनर पोर्ट पे पड़े रहे उसको हम छुड़वा नहीं सके और 5700 कंटेनर जो है पड़े थे उसमें नहीं हुआ, ये बड़ा, और हमारे रॉ मटेरियल्स रुक गए। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शंस आई हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी में, ये सारी चीजें जो है ना हुई। फिर इसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट का बढ़ गया, यानी आपका आर्मी चीफ के आपके कंटेनर छुड़वाएगा, IMF से डील करवाएगा, आपके रॉ मटेरियल्स के मामलात हल करेगा, वो डॉलर लेके आएगा, वो क्या करेगा? मैं ये नहीं कह रहा तलत, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि इन सारी जब चीजें हो जाती हैं इतनी सारी, तो हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा? आप हमें बताएं ना, हम ये इतना लड़े इसके लिए, आपके ये कंटेनर्स छुड़वाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। हमारा हर किस मकसद नहीं है ना, हम इसके ऊपर उम्मीद रखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ ये करेंगे कि जो बातें गवर्नमेंट के साथ हम करें उनके ऊपर अमल हो, उसके वो थर्ड पार्टी के तौर पर, एक मीडिएशन के तौर पर वो काम करें। चूंकि जब नाम आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, यू नो दिस के एक कॉन्फिडेंस की फजा हो जाती है। एक ऐसा इदारा है हमारा जो कि मोस्ट पावरफुल इदारा है, और जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाया गया, उसके थ्रू मीटिंग की जो बात हुई मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ जो बातें हुई ये हुई कि जी डार साहब ने जो है ना बड़ा यकीन दहानी कराई कि हम अगले 4-5 रोज के अंदर ये मुआहिदा IMF से हो जाएगा। प्लस हमने लाइन अप कर लिया है जो आपकी जो जितनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ हैं वो 30 जून तक हमको वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, और कोई फिक्र की बात नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। दिस वाज द स्टोरी। बाकी कुछ जो छोटी मोटी बातें हुई हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वहाँ की जो लोग जो गए थे उनके हिसाब से जो है मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। भैया आप देखेंगे कराची शहर में 90%, कराची चेंबर सबसे बड़ा चेंबर पाकिस्तान का, और उसकी 90% कम्युनिटी जो कराची चेंबर से है, और मैं उस ग्रुप का चेयरमैन हूँ जो 25 साल से कराची चेंबर चला रहा है। तो अब आप अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के लोगों को भी नहीं बुलाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल जो भी गए अच्छा किया, और अगर मैं तो कहता हूँ अगर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको आगे कोई बात करके उनके साथ बैठ के कोई ऐसा तरीका कार निकाल सकते हो तो फबिया। ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कितनी सुबकी की बात है कि पाकिस्तान के कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री जो हैं वो एक जामन मांग रहे हैं बीच में, एक ऐसा जामन जो ताकतवर तो है लेकिन उसका मईशत के साथ लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जिसका काम है रीअश्योर करना वो बिजनेस कम्युनिटी को रीअश्योर नहीं कर पा रहा, और उसके साथ एक जामन बैठा हुआ है जो कह रहा है जी कि इनकी बात मान ले, इसमें वजन है। तो जो है ना वो कहानी साथ से पकड़े। देखिए जो जामिन है उन्होंने ये मीटिंग अरेंज की, मीटिंग हुई है आर्मी हेडक्वार्टर्स में, THQ में शायद, तो जो है ना वहां हुई है। वहां जो है ना इससे पहले ये इसी फाइनेंस मिनिस्टर का डार साहब का मसला नहीं है। इससे पहले जब बाजवा साहब ने बुलाया था तो हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसके बाद भी शब्बर जैदी थे उस वक्त, तो वो तो सारे जो है ना वो कोई भी हो अगर। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, माज़रत चाहते हैं बिल्कुल आखिर में आके आपकी ऑडियो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन आपने जो बयान किया वो हम तक पहुंच गया, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये अहवाल हैं
कि बिज़नेस कम्युनिटी ने जब मुलाकात की आर्मी चीफ के साथ, ज़ुबैर मोतीवाला साहब बता रहे थे GHQ में हुई इनकी मालूमात के मुताबिक, और इसाकदार भी मौजूद थे, और जो एश्योरेंसेस दी गई कि IMF के साथ मामला तय हो गए हैं, बाहमी कर्जाजात जो हैं वो भी मामला तय हो गए हैं और हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। तीनों की ज़मानत जो है, ज़मानत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आर्मी चीफ के ओहदे की ताकत के साथ नती की गई। बहुत से ट्रेंड्स हैं जिसके अंदर सियासी भी हैं और समाजी ट्रेंड्स भी हैं, जो हमने आज बिलखुसूस एक ही ट्रेंड आपके लिए चुना है। वो औरत मार्च 2023 के हवाले से है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर ये मार्च हुआ। उससे जो विजुअल्स बने बदकिस्मती से वो अच्छे नहीं थे। वहाँ पर धमाचौकड़ी मची, वहाँ पर लड़ाई हुई। सेनेटर शेरी रहमान साहबा वहाँ से नाराज़ होके चली गई। एक सहाफ़ी, खातून सहाफ़ी पर भी तशद्दुद हुआ, पुलिस वालों ने भी लाठियाँ चलाईं। इसके ऊपर जो ट्वीटिंग का ट्रेंड है, जो ट्रैक है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले मैं सियासी तौर पर जो एक ट्वीट है जो मैंने प्रोग्राम में जिसका हवाला दिया उसको सामने रखना चाहूँगा। कामरान खान ने जो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ का मौक़िफ़ ये है मरीम नवाज़ के इस मुतालबे के बाद कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने ये लिखा कि साबिक ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ ने मरीम नवाज़ की जानिब से उन पर लगे गए इल्ज़ामात के जवाबात मुझे भेजे, मैसेजेस में याद दहानी करवाई, फिर बताया कि जनरल फैज़ हमीद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये कामरान खान के ज़रिए जनरल फैज़ ने अपना नुक्ता नज़र वाज़ह करने की कोशिश की है। उसका असर क्या होगा, दैट वी डू नॉट नो। औरत मार्च के ऊपर जो ट्रेंड्स हैं वो आपके सामने है। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि किस तरीके से ख़वातीन को लाठियाँ मारने वाले 3 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद ज़िम्मेदारों का तयन किया जा रहा है जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छे ट्वीट्स भी हैं। एक आसमा आज़म साहिबा ने ट्वीट किया और ये बताया कि ये जब मैंने तस्वीर देखी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मार्च फॉर माई मॉम हु वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने ये देखा कि ये तो एक मर्द ने ये पोस्टर उठाया हुआ है, तो मेरा दिल इससे बड़ा कवि हुआ और ऐसे मर्दों को उन्होंने सलाम पेश किया। फिर एक बच्ची ने आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से बहुत अच्छा उनके बारे में ट्वीट हुआ, उनकी वीडियो भी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एजल उस्मान। इंटरनेशनल डेज़ को इस तरह भी एक्नॉलेज किया जा सकता है।